कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 को। इसमें हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं ई गवर्नेंस होता क्या है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने जो भी फंक्शंस हैं उनको करने के लिए, परफॉर्म, जिससे सर्विस को डिलीवरी करना, जिससे एफिशिएंसी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़े। इसका मेन फोकस होता है डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कि हम चीज़ों को डिजिटाइज कराएं, प्रोसेसेस को, ऑनलाइन जो सर्विस डिलीवरी होती है और जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, तो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डिजिटाइज फॉर्म में, राइट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑफकोर्स एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, कन्वीनियंस ज़्यादा, सिटीजन्स को आप घर बैठे बैठे सर्विस डिलीवरी करा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम, कॉस्ट एंड करप्शन, दोनों ही तीनों ही चीज़ें कम होती हैं। फैसिलिटेट रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, बिकॉज हमारे पास क्या है, डेटा ड्रिवन है, डेटा है, डिजिटाइजेशन कर दिया हमने डेटा का, तो उससे हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मॉनिटर करते हैं, चीज़ों को एवोल्यूट कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को, कि वो कितना अच्छा कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस, तो सिटीजन्स भी इंटरेक्शन कर सकते हैं उस वेबसाइट के थ्रू, कंप्लेंट वगैरह, ग्रीवेंस रिड्रेसल के थ्रू, सो सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है ना। इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है या टाइप्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसको हम G2C कहते हैं। यहाँ पे जो सर्विसेज है वो डिलीवर्ड होती है डायरेक्टली टू सिटीजन्स ऑनलाइन, गवर्नमेंट की तरफ से G2C है ना, दैट इज सिटीजन की तरफ से क्या मिल रही है, सर्विस डिलीवरी हो रही है ऑनलाइन वे में। एग्जाम्पल पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन पे कर सकते हो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे उमंग ऐप भी है जहाँ पे आप मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ऐसे गवर्नमेंट टू बिजनेस भी होता है G2B, जो कि इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड बिजनेस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके लिए होता है, लाइसेंस के लिए, परमिशंस के लिए, कंपाइलेंस के लिए। एग्जांपल जैसे GST नेटवर्क है, जहाँ पर ऑनलाइन टैक्स फिलिंग कर सकते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करके भी है ना, जिसमें डूइंग बिजनेस सिंगल विंडो क्लियरेंस है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे डिजिटल एक्सचेंज होता है होना इन्फॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, दो डिपार्टमेंट के बीच में, दो मिनिस्ट्री के बीच में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, जहाँ पे इंटीग्रेटेड डेटा शेयरिंग हो रही है रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। नो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ भी होता है, जो गवर्नमेंट, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट, उनके बीच का इंटरेक्शन। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर पे, पेंशन, HR मैनेजमेंट। एग्जांपल EHRMS है, जहाँ पे आप ऑनलाइन लीव ले सकते हो, आपको सैलरी, सर्विस रिकॉर्ड सब कुछ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का। इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि की कंपोनेंट्स मतलब टाइप्स देखा, चार टाइप देखा, चार टाइप के नाम होना पता होने चाहिए, क्या है वो पता होना चाहिए, और एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। सारे याद मत करो बट एक एग्जांपल ठीक है। सिटीजन टू गवर्नमेंट टू सिटीजन उमंग ऐप कर लो, गवर्नमेंट टू बिजनेस GST नेटवर्क कर लो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दैट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कर लो, एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ में EHRMS कर लो, जहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी, डेटा, उनके परफॉर्मेंस का सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। नॉट टेक्निक्स एंड टूल्स क्या है, किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ई गवर्नेंस कर सकते हैं। ई गवर्नेंस को मैं बार बार बता रही हूँ, देखो ई गवर्नेंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ना इसका पूरा ना डेफिनेशन को याद रख लेना, इसको रट लेना। दैट इज़ इट मीन्स यूज़ या इट रेफर्स टू यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट टू डिलीवर सर्विसेज, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शंस इन अ डिजिटल मैनर, है ना, दैट इज़ डिलीवरिंग सर्विसेज, और डेटा को स्टोर करना, या फिर कोई सर्विस डिलीवर करना, अपने एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट रखना, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब टेक्निक्स एंड टूल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐप बना सकते हैं ना, ऐप्स बना सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स बना सकते हैं, सिटीजन सर्विसेज एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के एग्जाम्पल CP ग्राम है। और मोबाइल ऐप में हम कह सकते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत करके जो ऐप थी वो चली थी। डिजिटल डेटाबेसेस मतलब जो डेटा है उसको स्टोर करना, एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स। रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? रिट्राइवल का मतलब देख लेते हैं। मुझे ना कुछ चीज़ें होंगी इनमें, देखिए बहुत थोड़े थोड़े शब्द आएंगे जिनकी मीनिंग नहीं पता होगा, प्लीज़
मीनिंग पे ध्यान देना, तभी जो चीज़ें वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे ना। रिट्राइवल, दैट मीन्स गेटिंग समथिंग बैक, ब्रिंगिंग बैक इन्फॉर्मेशन। या फिर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो खैर इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो आप स्टोर कर सकते हो और ब्रिंग बैक कर सकते हो किसी भी रिकॉर्ड को। जैसे कि एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड अभी देखा था मैं, डिजिटलाइज फॉर्म में हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं। फिर हेल्थ डेटा, वर्क फ्लोज एंड ऑटोमेशन, कुछ काम है जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे कि रोटेशन से होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली तरीके से ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कि सैलरीज़ को देना, जैसे कि कोई ऑफिसर है, हर महीने उसकी सैलरी जानी है, तो उसको एक उसका अकाउंट नंबर लिंक करके हम क्या कर सकते हैं, कमांड फिट कर सकते हैं कि हर महीने इतनी तारीख को इतनी सैलरी दे देना है। स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनल प्रोसेसेस टू रिड्यूस द मैनुअल इंटरवेंशन, इससे जो मैनुअल इंटरवेंशन है, जो इंसान काम करे, उसी काम को इंसान करेगा, तो एक कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाइंग करा। स्ट्रीमलाइन मतलब दैट इज सिंप्लीफाइंग एंड मेकिंग इट ईजियर। वीडियो कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्चुअल ऑफिसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मीटिंग्स फैसिलिटेट हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग हो सकती है अक्रॉस द लोकेशन। डेटा एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर सकते हो स्कीम्स एंड प्रोग्राम का। एग्जाम्पल मेरा था प्रगति प्लेटफॉर्म, जिसमें पीएम सारी जो भी स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। सो ये सारी कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स एंड मोबाइल ऐप सिटीजन्स के लिए होती है, जो डिजिटल डेटाबेस मैंने बताया, वर्क फ्लोज एंड ऑटोमेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्चुअल ऑफिसेज, डेटा एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड्स। तो हमारे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। नो बेनिफिट्स क्या है, देखिए गवर्नेंस का क्या बेनिफिट है। ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, ज़्यादा टाइमली चीज़ें होती हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है, लोगों को पता चला कि कोई काम कैसे हो रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस आती है, करप्शन कम होता है, डिले कम होते हैं, जो पेपर वर्क है वो कम होता है। एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी, अब जो पॉलिसी बना रहे हैं वो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ज़्यादा हम डेटा ड्रिवन बनाएंगे, ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव तरीके से पॉलिसी को डिज़ाइन करेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है ये। बेटर रिसोर्सेज का एलोकेशन कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास डेटा है। ज़्यादा अच्छे से हम सिटीजन की इंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन कर पाएंगे, सिटीजन भी अच्छे से इंगेज होंगे, अपने ग्रीवेंसेस को भी फुट डाउन कर सकते हैं। फैसिलिटेट अकाउंटेबिलिटी थ्रू ऑनलाइन ऑडिट एंड रिपोर्ट, और एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। नाउ चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस क्या है। देखिए सबसे पहले आपको पता है डिजिटल डिवाइड है। रूरल एंड जो मार्जिनाइज सिटीजन्स हैं उनके पास इतना एक्सेस नहीं है, या फिर कहीं उनके पास इतनी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है लिटरेसी की। तो ठीक है, अर्बन वाले जो हैं पढ़े लिखे हैं वो तो इनका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या। साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है, डेटा का ब्रीच होना, हैक होना, प्राइवेसी कंसर्न्स रहते हैं कि वहाँ से डेटा को कुछ चुरा ले, मिसयूज़ कर ले। रेजिस्टेंस टू चेंज, साथ में बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हेजिटेट करते हैं अडॉप्ट करने में न्यू टेक्नोलॉजी को, वो चेंज नहीं पसंद करते हैं। तीसरा है चौथा है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। अगर आपको ई गवर्नेंस करना है ना, आपको कोई भी दैट इज़ इस तरीके से आपको सर्विस डिलीवर करनी है, तो आपको उसके लिए हाई इनिशियल मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा खासा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कंप्यूटर्स को सेटअप कराना, जो डेटा है वहाँ कहाँ स्टोर होगा, डेटा बैंक लगाना, साथ में हम कह सकते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट है ना, एक्सेसिबिलिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो ये सब में इन्वेस्टमेंट लगता है अच्छा खासा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, और अपने टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो जो उस टेक्नोलॉजी को संभाल रहा है लोगों को की भी तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें काफ़ी पैसा लगता है। उसके अलावा मेंटेनेंस एंड अपडेट, कॉन्स्टेंट नीड फॉर सिस्टम अपग्रेड्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। देखिए कोई भी जो IT की चीज़ है ना, जैसे विंडो ही लगा लो, उसमें हर साल या फिर हर टाइम काफ़ी जल्दी जल्दी उसमें अपडेट आते रहते हैं, तो उसको कॉन्स्टेंट तरीके से अपडेट करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है ना। जहाँ पे जो है वो भी एक तरीके से चैलेंज ही है। तो डिजिटल डिवाइड है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मेंटेनेंस एंड अपडेट की भी प्रॉब्लम रहती है। 3-4 चैलेंजेस हो जाए बहुत है। नो एग्जाम्पल्स क्या है सक्सेसफुल हमारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। गवर्नमेंट लेके तो बहुत सारी आई है, क्या इसमें से कोई हमारे अच्छे खासे सक्सेसफुल भी हो पाए हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जैसे कि हमने इंटीग्रेट करा बहुत सारी सर्विसेज को उमंग ऐप में, ई सिग्नेचर, ई पेमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेके आए, आधार बेस्ड DBT है ना, आधार को लिंक करके आपके बैंक से देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको किया जाएगा, सब्सिडीज़ का, पेंशन्स का, जिससे लीकेजेस एलिमिनेट हो पाए। प्रगति प्लेटफॉर्म मैंने बताया, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO का जो ऑफिस है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का, उनके इम्प्लीमेंटेशन का थ्रू द प्रगति प्लेटफॉर्म। ई कोर्ट है, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट एंड वर्चुअल हियरिंग्स के लिए।
ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहा, है ना। भीम यूपीआई है, भीम यूपीआई तो सबसे अच्छा एग्जांपल है। इससे जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो काफ़ी फैसिलिटेट हुई, काफ़ी प्रमोट हुई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा। तो यस, हम कह सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल ई गवर्नेंस के सक्सेसफुल इनिशिएटिव में 5 तो याद करने ही करने हैं। तो कौन कौन से हम याद करेंगे? ई सिग्नेचर, ई पेमेंट, आधार बेस्ड डीबीटी, प्रगति प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट एंड भीम यूपीआई। 1 2 3 4 5, तो 5 तो याद करना पड़ेगा। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम याद कर लो, है ना, उसके अंदर है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आधार बेस्ड डीबीटी, प्रगति प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, भीम यूपीआई काफ़ी सक्सेसफुल भी हो पाए हैं। नाउ अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो ई गवर्नेंस एक काफ़ी क्रूशल टूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एफिशिएंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस भी प्रमोट होती है। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो इससे हम बेटर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड बेटर पॉलिसी को मॉनिटर कर पाएंगे, एवल्यूट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, उसमें रिव्यू कर पाएंगे, उसको रिफॉर्म कर पाएंगे। रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग, लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है कि हम कॉन्टीन्यूसली ट्रेनिंग करते रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्पेंड करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग पे भी स्पेंड करने की ज़रूरत है, पॉलिसी सपोर्ट फॉर सस्टेन सक्सेस, है ना, इस तरीके से। और पॉलिसी भी हम इसके ऊपर लाने की ज़रूरत है सो दैट इसको और ज़्यादा सक्सेस मिले। देखिए जो ई गवर्नेंस है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया इसमें हर साल एक क्वेश्चन आया है। अब ये मत सोचना कि हमने तो इतना सा पढ़ा है, हमने कितना पढ़ लिया बस एक बार देखें तो। सो वी हैव फर्स्ट पेज, ठीक है, सेकेंड पेज, ओके, एंड थर्ड पेज। ऑलमोस्ट चलो 2.5 पेज हमने पढ़ा है। देखिए 2.5 पेज हमने पढ़ लिया है, तो अब ये मत सोचना कि भैया हमने तो सिर्फ 2.5 पेज पढ़े। मैक्सिमम मैंने हर बार बताती हूँ, हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मैक्सिमम 20 मार्क्स का भी आ जाता है। तो 20 मार्क्स का भी अगर ई गवर्नेंस पे एक क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको कितना 300 ही तो वर्ड्स लिखने हैं। तो क्या आप इन 2.5 पेजेस में से नहीं लिख पाएंगे? साथ में अभी हम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, तो इससे भी कुछ ना कुछ एडिशन होगा। तो समझ लीजिए 4 पेजेस के नोट बन जाएंगे ई गवर्नेंस में, ठीक है। तो क्या हम 4 पेजेस में से हम 300 मार्क्स का नहीं लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे, बस हमें क्या करना पड़ेगा, वो 400 पेजेस हमें एग्जैक्टली रटे होने चाहिए। एग्जैक्टली कि अच्छा ये हम पढ़ के आए हैं और ये इसमें था और ये हमें लिख देना है, ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये हमें होगा, एग्जाम्पल्स हमें रटे होंगे, 3-4 हमें इसके चैलेंजेस, इसके बेनिफिट, इसके क्या हम कर सकते हैं सजेशंस रटे होंगे, 2-4 1-2 थिंकर से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, रियल टाइम चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे, करंट का 1-2 एग्जाम्पल हमें होगा, जो एग्जाम्पल्स इसमें हमें वो रटे होंगे, तो हम ईजिली एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो वरी करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ अ मैनेजमेंट ए टूल्स। मैनेजमेंट मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर के टूल्स हैं, है ना, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे कौन कौन से टूल्स आते हैं? दीज आर लाइक नेटवर्क एनालिसिस, MIS, PERT एंड CPM। ये हमारे 3-4 टूल्स हैं बेसिकली, जो कि हमारे मैनेजमेंट ए टूल्स हैं, जो कि हमें और चीज़ों को मैनेज कराने में हेल्प कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने में हेल्प कराएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चंस, है ना, कितने क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलरली टॉपिक से, और पर्टिकुलरली हर एक उससे कितने क्वेश्चन आए, लाइक PRT से कितने, MIS से कितने, अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। सो मैनेजमेंट से आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस, मतलब ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 का मतलब है कि इसकी कम से कम 10 बार रिवीजन तो करनी ही करनी पड़ेगी, राइट। सो अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब MIS से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, MIS से काफ़ी बार क्वेश्चन आए, राइट। MIS से तीन बार क्वेश्चन आए हैं, CPM से भी क्वेश्चन है ना, और MIS से तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो MIS उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी CPM भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, अगर इसी को कह रहे हैं तो शायद ये भी है, एक बार इस पर भी पूछा है क्वेश्चन तो। एंड या बस मोटा मोटा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा हमारे MIS पे आए हैं, और CPM भी एक बार एक्सक्लूसिवली आया है, और PRT भी एक बार हम कह सकते हैं। नेटवर्क एनालिसिस पे तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है, ऑल्दो ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग जानते हुए चलेंगे। नेटवर्क एनालिसिस ये क्या कहता है, ये इसकी डेफिनेशन देखिए, ये कहता है एक टूल है ये प्लान करने का, शेड्यूल करने का एंड कंट्रोल करने का प्रोजेक्ट्स को बाय डिपिक्टिंग, अंदाज़ा लगा के एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरडिपेंडेंस इन अ नेटवर्क डायग्राम। ये कह रहा है कि हमें चीज़ों को प्लान करना है, चीज़ों को शेड्यूल करना है, चीज़ों को कंट्रोल करना है, चीज़ों को इन द सेंस प्रोजेक्ट्स को
लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिपेक्ट अंदाज़ा लगाना पड़ेगा एक्टिविटीज़ का कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है एंड वो एक्टिविटीज़ कितनी इंटरडिपेंडेंट है अपने आप में इन अ नेटवर्क डायग्राम, और उनका एक नेटवर्क डायग्राम हम बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, शेड्यूल करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को। समझ आई ये चीज़? मतलब सिंपल सी भाषा में और सरल भाषा में कहें तो जो जो एक्टिविटीज़ आपको करनी है पहले तो आप उसको लिखो, फिर उन एक्टिविटीज़ का क्या रिलेशन है आपस में, तो उसका एक नेटवर्क डायग्राम बनाओ और उस नेटवर्क डायग्राम के बेसिस पे आप प्लान करो, शेड्यूल करो एंड कंट्रोल करो अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को। इसको हम कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, दैट इज आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल टास्क को कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ऑप्टिमाइज टाइमलाइंस एंड रिसोर्सेज। उसके लिए फिर जब हमें पता चल जाएगा हमें करना क्या है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, इससे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, साथ में कोऑर्डिनेशन भी बैठेगा क्योंकि हमें पता है कि इंटरडिपेंडेंस को हमने समझ लिया पहले, तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि दिल्ली मेट्रो है, बेंगलुरु मेट्रो है, वहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ किया गया था फॉर प्रोजेक्ट्स को शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमें क्या याद रखना है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इसको यूज़ करता है। ठीक है, बेनिफिट, अब इसके बेनिफिट क्या है, क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टेप्स, क्लियरली हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या करना है, रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है, क्या हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या क्रिटिकल टास्क है हमारा। पर लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स है फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, अब क्या क्या करना है पहले उसको लिखो, फिर उसका इंटरडिपेंडेंस देखो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए एक्यूरेट डेटा आपको चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाए उसको, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। और कन्फ्यूजन भी आप इसमें कह सकते हैं, हो सकती है, इससे कन्फ्यूजन भी हो सकती है ना, चीज़ों में डिले भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, भी सारी लिमिटेशन। देखो थोड़ी बहुत तो सोच की भी लिखा करो, आपको पता चलेंगे ना कोई चीज़ क्या है, फिर आप उसके बेनिफिट भी लिख सकते हो और उसके नुकसान भी लिख सकते हो, है ना। जैसे कि आप प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल करोगे तो इंप्रूवमेंट भी आएगी, अडेप्टेबल भी रहोगे, फ्लेक्सिबल रहोगे। शेड्यूल करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान रहेगा तो आपको डिफिनाइट, आपको पता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी सब कुछ बढ़ेगी। तो नहीं, बेसिक चीज़ें को थोड़ा सा समझते हो चलो। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो। देन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये बिकॉज बहुत बार आया है तो उसको इतना ही अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके दो एग्जांपल्स ज़रूर याद रख लेना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमें नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन टू एड डिसीजन मेकिंग। देखो कलेक्ट करना, प्रोसेस करना तो समझ में आ गया, भाई डिसेमिनेट करने का मतलब क्या होता है, इसको इसके मतलब को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक प्रचार करना होता है वैसे तो डिसेमिनेटिंग, बट देख लेते हैं, चलो लेट्स सी। तो डिसेमिनेटिंग मीन्स स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, भाई स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन वाइडली। लाइक प्रचार टाइप है ना। तो इसमें इसके तहत हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना टू एड, जिससे कि हम बेहतर डिसीजन ले सकें। समझ में, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें पूरा फोकस किस चीज़ पे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में एंड डिसेमिनेट करने में, प्रचार करने में, जिससे कि हम अच्छी डिसीजंस को ले पाएँ। इसका मेन पर्पस है कि हम टाइमली, रेलेवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए। मतलब इसका ये सिस्टम ही है ना, ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो एंड स्प्रेड कर रहे हो, मतलब दे रहे हो, यू आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन सो दैट अच्छी डिसीजन ले सके। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि टाइमली, रेलेवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना सो दैट प्लानिंग एंड कंट्रोल अच्छा हो पाए, और मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन में भी हेल्प कराता है। इंडियन एग्जाम्पल, जैसे प्रगति प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे जो पीएमओ है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो भी क्या कर रहा है, डेटा को कलेक्ट, प्रोसेस एंड डिसेमिनेट। ई हॉस्पिटल है ना, जहाँ पे पेशेंट के डेटा को मैनेज किया जा रहा है। और जैसे कोविन कर गया था ना, कोविड के लिए कोवैक्सीन का कुछ करके था ना, प्लेटफॉर्म था एक, ये भी एक वेबसाइट थी जहाँ पे इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग दैट। EHRMS में अभी बात करके आई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पे उनका डेटा होता है ना, कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसको स्प्रेड किया जाता है ना। बेनिफिट्स क्या है, ऑफकोर्स एक अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे, एक रीजन डिसीजन आप ले पाओगे, जो डिले है, जो इन्फॉर्मेशन का गैप है वो फुलफिल हो पाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब इन्फॉर्मेशन होने का क्या ही फ़ायदे हो सकते हैं ना, खुद देखो, अच्छा डिसीजन ले पाओगे, फैक्ट बेस्ड डिसीजन ले पाओगे, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होगी, है ना, और टाइमली आप डिसीजन ले पाओगे, है ना। जो गैप रहता है वो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव डिसीजंस ले पाओगे, मतलब इस तरीके से।
लिमिटेशन भी वही है कि हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। अभी सिस्टम लगाओगे, डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, डिसेमिनेट करना, ये अपने आप में क्या है, कॉस्टली है ना। इसके लिए आपको सेटअप चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए, ट्रेन चाहिए, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सनल इन डेटा एक्यूरेसी, साथ में डेटा एक्यूरेसी को मेंटेन करना कि डेटा एकदम एक्यूरेट उस पर कलेक्ट हो, प्रोसेस हो एंड डिसेमिनेट हो, ये भी बहुत ज़रूरी है अपने आप में। ठीक है, तो दिस इज MIS। तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं 3 बेसिकली। एग्जाम्पल प्रगति, एग्जाम्पल EHRM, एग्जाम्पल हॉस्पिटल। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज MIS पूछा हुआ टॉपिक है, रिपीटेटिव टॉपिक है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन है और डिटेल में हम इसको समझ लेंगे। बाकी डेफिनेशन दोबारा बता देती हूँ। सिस्टम फॉर कलेक्टिंग, एक ऐसा सिस्टम जो कलेक्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, डिसेमिनेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि बेटर डिसीजंस ली जा सके। ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है प्रोग्राम को इवोल्यूट करने के लिए, है ना, इवोल्यूट करेंगे, एंड रिव्यू टेक्निक मतलब उसमें इवोल्यूट करना मतलब समझा कि प्रोग्राम था, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्या गलतियाँ थी, क्या मिस्टेक्स थी, एंड फिर हमने रिफॉर्म मतलब इंप्रूवमेंट मेजर सजेस्ट किए। एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें आप एनालाइज करते हो टास्क इन्वॉल्व, क्या क्या हुआ उसको एनालाइज करेंगे। इन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन टाइम एस्टिमेशन, ये देखेंगे कि कितना टाइम लगा, एंड टास्क सीक्वेंसिंग, है ना, और टास्क मतलब क्या क्या उसका एक सीक्वेंस क्या है उसको देखते हैं। इसका मेन पर्पस है कि आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल पाथ एंड पॉसिबल डिलेज को, कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं जो लेने ही पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे डिले होगा, इससे हमें पता चलेगा ना एवल्यूट करने से। प्रिडिक्ट मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि कितना एक्चुअल में टाइम ज़रूरी है, मतलब लगेगा ही लगेगा अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराएं, है ना। एग्जाम्पल सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट बाय इसरो, तो इसरो इसको यूज़ करता है कि प्रोग्राम का एवल्यूट करना, है ना, एंड देन उसको रिव्यू करना। ठीक है, PRT यूज टू शेड्यूल टास्क, जनरली टास्क को शेड्यूल करने के लिए, लॉन्चेस के लिए। स्मार्ट सिटी मिशंस में भी हम यूज़ कर रहे हैं प्लानिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट कॉम्पोनेंट्स विद एस्टिमेटेड टाइमलाइंस। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है उनकी प्लानिंग कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स विद एस्टिमेटेड एक टाइमलाइन के अंदर। तो बेनिफिट क्या है, हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट एंड कंटिजेंसी प्लानिंग, तो हमारे टाइम को मैनेज करने में, एंड कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन में प्लान करने में काफ़ी हेल्प कराता है। काफ़ी यूज़फुल है कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट जहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हो। लिमिटेशंस ये है कि रिलाई ऑन एक्यूरेट टाइम एस्टिमेट्स, तो ये रिलाई करता है एक्यूरेट टाइम एस्टिमेट, मतलब अगर टाइम एस्टिमेट सही कर दिया तो ठीक है, वरना आप एवोल्यूशन अच्छा नहीं कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल है ऑफकोर्स इन एक्सपीरियंस मैनेजर्स के लिए, और कोई भी आप किसी में भी देखो, इस पूरे में आप ये लिख सकते हो सारी सिस्टम्स में कि चैलेंजेस में तो देखो पैसे की कमी, लोगों ट्रेंड नहीं है, उनको ट्रेनिंग दिलाना, डिजिटल लिटरेसी, ये सारे कुछ एग्जांपल है। डेटा है तो उसका कितना एक्यूरेट है ना, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, ये चैलेंजेस बहुत कॉमन है, आप कहीं भी लिख सकते हो, उनको कहीं भी चिपका दो, राइट। सो समझ में आई ये चीज़। तो 2 एग्जांपल्स याद रखना है, सैटेलाइट इसरो लॉन्च प्रोजेक्ट्स बाय इसरो, एंड स्मार्ट सिटी मिशन। इसलिए मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आया, मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ लेती हूँ। व्हाट इज़ PERT, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ऑल्दो नाम से तो ये पता चल रहा है कि प्रोग्राम को इवोल्यूट करना एंड रिव्यू करना, है ना, कि क्या क्या रिफॉर्म्स उसमें चाहिए सो दैट हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। ऑल्दो इसने डेफिनेशन में थोड़ा सा बोला है कि यूज़ टू एनालाइज द टास्क, ये तो समझ में आया कि टास्क को एनालाइज करते हैं इसकी हेल्प से, जो कि इन्वॉल्व था इन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, फोकसिंग ऑन टाइम एस्टिमेशन, और टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं, टास्क सीक्वेंसिंग कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, वही रिव्यू में शायद ना। पर्पस ये है कि क्रिटिकल पाथ एंड पॉसिबल डिलेज को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कितना है उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। एग्जांपल्स दैट इज सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो एंड स्मार्ट सिटी मिशन। एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है, दोनों एग्जांपल्स को याद रख लो ना, दो बार, सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट बाय इसरो, स्मार्ट सिटी मिशंस। नाउ क्रिटिकल पाथ मेथड, तो ये भी एक बार तो आया ही है, तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कहीं ना कहीं। डेफिनेशन अगर हम समझें, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क टू प्रिवेंट द प्रोजेक्ट डिले, मतलब इसमें क्या होगा, इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, हमें कोई भी कुछ करना है ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, तो इसमें क्या करना है, ये सारे प्रोजेक्ट जब ये इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जब इतनी सारी एक्टिविटी होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल है, होनी चाहिए, और कौन सी नॉन क्रिटिकल है। जो नॉन क्रिटिकल है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट में डिले आ रहा था वो ना पाए। तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, दोबारा से बता देती हूँ, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसमें प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए टूल है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को, सो दैट हमारे प्रोजेक्ट डिलेज को हम प्रिवेंट कर पाए। इनका मेन पर्पस क्या है, हाईलाइट टास्क दैट डायरेक्टली अफेक्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये हाईलाइट करता है टास्क को, उन कामों को जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को।
हाईलाइट टास्क दैट डायरेक्टली इफेक्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, हाईलाइट द टास्क जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को, है ना, ये बताता है। फैसिलिटेट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन शेड्यूल, साथ में हमें पता है कि क्रिटिकल चीज़ क्या है, नॉन क्रिटिकल क्या है, तो क्रिटिकल पे हम ज़्यादा शेड्यूल कर पाएंगे कि ये हमें पहले करना है, हमें बाद में करना है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, यहाँ पे कम टाइम देना है, यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना है, यहाँ पे कम करना है, तो इस तरीके से। एग्जाम्पल्स, दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन में हमने इसको यूज़ किया, हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करा सो दैट प्रोजेक्ट में डिलीज ना आए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसको यूज़ करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रनवे एंड टर्मिनल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स यूजिंग CPM, कि रनवे कहाँ बनने हैं, टर्मिनल्स कहाँ बनने हैं, कैसे उनको एक्सपेंड करना है। तो बेनिफिट ये है कि टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है इसके थ्रू, क्योंकि हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर पाते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से टाइम का, रिसोर्स का, मैन पावर का यूटिलाइजेशन हो पाता है ना। लिमिटेशन वही है कि एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। हो सकता है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में ये पता करना कि कौन सी चीज़ें क्रिटिकल है, कौन सी नॉन क्रिटिकल, थोड़ी सी मुश्किल है। मे नॉट अकाउंट फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता, जैसे कि वेदर, स्ट्राइक, हो सकता है वेदर में कोई प्रॉब्लम हो जाए कि आप काम ना कर पाओ, तो इन सारे फैक्टर्स को, मतलब ज़्यादा इन्वायरमेंट को ये क्या है हमारे कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये क्या है हमारी इसकी क्रिटिकल पाथ मेथड है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन हम देखें, तो जो ये टूल्स हैं ये सारे इंटर रिलेटेड, आपस में कनेक्टेड है। देखो MIS एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है प्लानिंग के लिए, PRT एंड CPM में असिस्ट कर रही है शेड्यूल में, कि हमें कब कोई भी प्रोजेक्ट का जो काम है वो कब करना है, किस टाइम पे करना है, कितने टाइम में करना है। एंड नेटवर्क एनालिसिस विजुलाइज करनी है डिपेंडेंसी, इसको ये में बताती है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपस में कैसे इंडिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। तो समझ में आई ये चीज़ कि MIS हमें क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, PRT एंड CPM हमें शेड्यूलिंग में हेल्प करा रहा है, एंड नेटवर्क एनालिसिस में विजुलाइज कराने में हेल्प कर रहा है डिपेंडेंसीज को। वाइडली अप्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में IT प्रोजेक्ट्स में अर्बन डेवलपमेंट जो स्कीम्स है उसमें काफ़ी ये यूज़ होता है ना। और इससे एफिशिएंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, मॉनिटरिंग हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, डिसीजन ज़्यादा अच्छे ले पाते हैं, डेटा ड्रिवन हम डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, इसके लिए हमें ट्रेन पर्सोनल्स की ज़रूरत है, एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिससे हम इसके इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज़ कर पाएँ इन सारी टेक्निक्स को। समझ में आई सारी चीज़ें? ओके, आई नो कि पूरा चैप्टर हमने 1 घंटे में कर लिया। अभी घंटे का क्या, ये चैप्टर सच में 1 घंटे का है? अभी तो मैं नहीं कह सकती 1 घंटे का है कि नहीं है, बट ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। जो पढ़ा है ना हमने बस उसको रटना पड़ेगा, पर चीज़ें एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे फिट हमें करना है वो हमें बार बार पढ़ के ही हमारे खून में जाएगा। देखो मैं तो इतना कह सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अब बहुत पढ़ लो और फिर उसका रिवीजन ना करो तो वो बेकार है। इससे अच्छा आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि जो पढ़ रहे हो उसको जाके एज इट इज़ आपको चिप के आना है बस पेपर में, दैट इज़ इट, इतना ही काम है। सो एग्जाम्पल्स को रटना है, पर टॉपिक के एग्जाम्पल आपको लिख के आने हैं, ये आपको रटना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल से ही गेम चेंज होगा, एग्जाम्पल से गेम चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हुए, डेफिनेशन हुए, इनसे ही आपका गेम चेंज होगा। कोई थिंकर को कनेक्ट कर दो, दैट इज़ इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते एक एग्जाम में, कितना ही लिखना है ना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो फोमो में मत रहना कि क्या इतना पढ़ना बहुत है, बिल्कुल इतना पढ़ना बाकी बहुत है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दैट इज़ इट, आई थिंक वी हैव डन इट। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 12 को शुरू करेंगे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।